गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज का फोर्थ पार्ट देखे थे। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 5 देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए, 18th नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। ये इसमें रियल पार्ट फाइंड आउट करना था 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा का। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 19th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे 19, 20, 21, 22 ऐसे करके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप आंसर को मैच कराइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सबका पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। तो उस पीडीएफ में आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस हैंड रिटन लिखे हुए हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन को नोट कर देते हैं, 19th नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग देख के उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन देख के उसको मैच कराइएगा, ठीक है। थॉट प्रोसेस देखिएगा किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला जो आपको पहले से पता होगा। अननोन क्वेश्चन आएगा और अननोन क्वेश्चन में कैसे सोचना है या आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, देखिए इस एक्सप्रेशन को, इसमें क्या करना है, हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सोचिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको, ठीक है। कुछ लोग से बना होगा, कुछ लोग से नहीं बना होगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई की पावर 2m आयोटा थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ आयोटा कॉट ऑफ थीटा +1 अपॉन आयोटा कॉट ऑफ थीटा -1, एक कॉट थीटा की पावर m है। अब समझिए, तो अगर पावर में m आपको दिख रहा है तो थोड़ा ये सोचना चाहिए आपको कि हम कहीं डी मोवेर का यूज कर सकते हैं क्या। कुछ ऐसा डी मोवेर वाला फॉर्म अगर बन जाए कि कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग की पावर m, तो कॉस ऑफ m समथिंग प्लस आयोटा साइन m समथिंग, ये टाइप का होता है ना। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m, कॉस ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, यही तो होता है, चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब पावर में m दिख रहा है तो कुछ उस प्रकार का अगर फॉर्म हम लोग बना लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए सिंपल सा, आयोटा कॉट ऑफ थीटा है +1 है, अपॉन में आयोटा कॉट ऑफ थीटा -1 है। तो जो मेन गेम करने वाला है वो ये एक्सप्रेशन करने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोग को, नहीं तो बाहर में जो ये है ये तो है ही। अगर ये भी हम अगर ई की पावर समथिंग में ले आ दें तो हमारा कुछ काम आसान हो सकता है। ऑल्दो हम लोग इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ले आ सकते हैं, यानी कॉस ऑफ 2m थीटा प्लस आयोटा साइन 2m थीटा लिख सकते हैं, लेकिन उससे कुछ मिलने नहीं वाला, ठीक है। तो बेहतर होगा कि हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। सोचिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए क्या है, कॉट ऑफ थीटा, हम लोग को जो हमारा पोलर फॉर्म होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है, आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो उसमें कॉस और साइन का टर्म चाहिए, यहाँ पे कॉट है तो कॉट अपने आप में भी तो कॉस अपॉन साइन ही होता है। देखिए तो दो अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दोनों अप्रोच लगभग सेम ही रहेंगे, बट आपको कैसा क्लिक करता है, आप किससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का स्टार्टिंग मैटर कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ 2 स्टेप जाने के बाद आपको ऐसा ना लगने लगे कि इससे आंसर आएगा भी कि नहीं, ठीक है। आपको कई सारे स्टेप का कमांड होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला मेथड, इसका मेथड 1 अप्रोच 1 है। इस अप्रोच से हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला, देखिए हमारे पास क्या है, ई की पावर है 2m आयोटा थीटा, ये बाहर में लगा, इसका कोई दिक्कत नहीं, इनटू चूंकि कॉट ऑफ थीटा है तो कॉट ऑफ थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, आयोटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा +1 अपॉन आयोटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा -1, अब पूरे की पावर m है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिए, इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ई की पावर क्या है, 2m आयोटा थीटा। अब यहाँ पे क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे में आएगा, और जो डिनोमिनेटर का टर्म उसमें भी साइन थीटा बटे में आएगा, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो ऊपर में बच रहा हो, क्या बच रहा है, आयोटा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आयोटा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी पावर है m। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा हमारे फेवरेबल केस दिख रहा है। अपने जो हम लोग का डिजायर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग है, यहाँ पे आयोटा कॉस ऑफ थीटा,
फिर भी हम लोग वहाँ पे एक चीज़ देखे थे कि इसको हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते, पावर में यम है तो इसको डायरेक्टली साइन यम थीटा प्लस आयोटा कॉस एम थीटा नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिजायर्ड फॉर्म में। मतलब अगर यहाँ पे हमारा जो ये रियल पार्ट है, अगर ये कॉस ऑफ समथिंग होता और जो इसका इमेजरी पार्ट है वो साइन ऑफ समथिंग होता, तब हम लोग कन्वर्ट इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर में एक है, इसको हम लोग ई की पावर आयोटा समथिंग लिख सकते हैं कब, जब कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग हो। यहाँ पे कॉस समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग नहीं है, साइन समथिंग प्लस आयोटा कॉस समथिंग है। क्लियर है, ये थीटा है बट ये साइन प्लस आयोटा कॉस है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अंश को देखिए, जो मेथड 1 इसमें से देख रहे हैं, मेथड 2 में दूसरा अप्रोच हम लोग देखेंगे जहाँ पे डायरेक्टली हमारा कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग बन जाएगा। क्लियर है, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले जो न्यूमरेटर का टर्म है देखिए उसको एक बार, आयोटा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। एक्चुअल में जो ये जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ जो टर्म ये है रियल पार्ट वाला, इसको हमको क्या करना है, कॉस का टर्म बनाना है, क्योंकि कॉस तो चाहिए, तभी तो हम कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग चाहिए, और यहाँ पे साइन चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो माइनस साइन थीटा बना देगा। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए इसको कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिखेंगे, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस चीज़ को लिख दिए। क्लियर। अब देखिए सेम इसी प्रकार से हम लोग कॉस ऑफ थीटा, अब इस जगह पे हमको साइन का समथिंग चाहिए, जो कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, जो डिजायर्ड फॉर्म है हमारा, प्लस आयोटा है। अब इसमें देखिए अगर यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा आप लिखे हैं तो इस जगह पर भी आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा दोनों एंगल सेम होना चाहिए, और कॉस प्लस साइन होना चाहिए प्लस आयोटा साइन, यानी CIS का फॉर्म होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिख सकते हैं, आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लिख सकते हैं। अब ये हमारा डिजायर्ड फॉर्म बन चुका है, कॉस समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लियर है, इस पूरे को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए। अब सेम उसी प्रकार से हम लोग डिनोमिनेटर वाले टर्म को भी लिखेंगे। देखिए क्या है डिनोमिनेटर का टर्म, आयोटा कॉस थीटा, सॉरी माइनस है साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, अब हमको चाहिए माइनस साइन थीटा चाहिए। अब समझिए अगर आप कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपको प्लस का साइन थीटा मिलेगा, बट हमको चाहिए माइनस का साइन थीटा, तो कॉस ऑफ 90 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉस थीटा यहाँ पे है, अब यहाँ पे साइन ऑफ 90 प्लस करेंगे तो आपको प्लस का ही कॉस मिलेगा, तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये पॉइंट समझ में आना क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे तो साइन थीटा माइनस का मिलेगा। आप लोग 3 पाई बाई 2 प्लस वाला केस भी सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल सा सोचेंगे ना, थोड़ा सा और क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाएं इसको, जो हमको डायरेक्टली कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा दिख रहा है वही हम सोच लेंगे। आप 3 पाई बाई 2 प्लस पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे सोचने में दिक्कत हो ना, उसको करने की बजाय पाई बाई 2 सिंपल सा एंगल है 90 से प्लस 90 से माइनस, वही देख के आप सोच सकते हैं। तो जो ये चीज़ है क्या, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग क्या होता है, ई की पावर आयोटा समथिंग। अब सिंपली यही आप पुट कर दीजिए, ये चीज़ निकालना आपको समझ में आया ना कैसे निकाल रहे हैं। हम लोग दूसरा अप्रोच भी देखेंगे जिसमें ये नहीं निकालना पड़े, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ऊपर में ई की पावर 2m आयोटा थीटा आयोटा है, इनटू ये टर्म क्या हो गया, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये हो गया ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस थीटा। ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस थीटा ऊपर में है, और जो डिनोमिनेटर में ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखिए तो जो रिजल्टेंट बचेगा क्या बचेगा, ई की पावर आयोटा माइनस 2 थीटा। क्यों, जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में बचेगा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, अपॉन में बचेगा ई की पावर आयोटा थीटा, तो ई की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा हमारा पूरा रिजल्टेंट बनने वाला है। ई की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा, इसकी होल पावर क्या है, एम है। तो ये देखिए ई की पावर 2m आयोटा थीटा इंटू ई की पावर माइनस 2m आयोटा थीटा, ये क्या बना देगा, 1 बना देगा। ये हमारा क्या है आंसर।
समझ में आया कि नहीं? मेथड 1 ध्यान से देखिए। हम लोग क्या किए, डायरेक्टली हमारे पास आयोटा कॉट थीटा था, उसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखे और सिंपली ये फॉर्म बना दिए। बट ये हमारे डिज़ायर्ड फॉर्म की तरह नहीं था, उसके जैसा दिख रहा था बट वो फॉर्म नहीं था। हम लोग को वो फॉर्म किस प्रकार से चाहिए, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग, बट यहाँ पे साइन ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग के प्रकार का दिख रहा है। तो हम लोग उसको कन्वर्ट करने का ट्राई किए यहाँ पे। देखिए, क्योंकि प्लस का साइन चाहिए था और हमको कॉस चाहिए, जो रियल पार्ट है उसमें कॉस ही चाहिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। 90 प्लस करेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, बट चाहिए प्लस का साइन थीटा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस आयोटा। जब यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख चुके हैं तो यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा लिखना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके बैलेंस हो पाएगा हमारा जो डिज़ायर्ड इक्वेशन है उस फॉर्म का। उसके बाद हम लोग ई की पावर आयोटा, ई की पावर लिखने में जो बेनिफिट है वो आप समझिए। आप ई की पावर ना भी लिखते तो आप समझिए क्या कर सकते थे, ये लिखने के बाद आप ये लिख दी, इसकी पावर जब आप यम करते तो ये मल्टीप्लाई हो जाता, तो आपको फर्दर क्या करना पड़ता, कई सारा एक्सप्रेशन लिखना पड़ता। अगर आप डायरेक्टली ये चीज़ पुट करते, पावर में यम लगाना होता, तो कॉस ऑफ यम इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन यम इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा लिखते। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी करते। तो ये करने की बजाय हम डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट कर सकते हैं, हमको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप पूरा कॉस लिख रहे हैं, पूरा साइन लिख रहे हैं, फिर यम से मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। उससे करने से अच्छा आप डायरेक्टली ही एक्सपोनेंशियल का फॉर्म पुट कर दीजिए। आपको 1 2 3 4 चीज़ लिखना पड़ेगा, वहाँ पे पूरा कॉस लिख रहे हैं, बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो बड़े से एक्सप्रेशन को ना लिखना पड़े इसलिए हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज कर दिए। देखिए, जहाँ पे जो फिजिबल होगा वो यूज करेंगे। अगर कहीं ये करने से आसानी से सॉल्व हो जाएगा तो ये कर देंगे, ये करने से आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मेथड 1 था। मेथड 2 में हम लोग ऐसा ऊपर से कुछ काम करेंगे जिससे कि ये करने का नीड ना पड़े। ये दो स्टेप है ना, ये 2 स्टेप की वजह से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगा लेगा। ये करने की बजाय हम लोग कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगे, इसे थोड़ा डिस्कशन यहीं पे कर देते हैं। समझिए, अगर इसी जगह पर आपको कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग मिल जाता तो हमको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं था। ये समझ में आया? कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग अगर मिल जाता तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा मिल गया। लेकिन हम लोग बना सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर यहाँ भी अंश में भी आयोटा अगर आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से न्यूमरेटर से आयोटा अगर कॉमन निकालेंगे, क्या बनेगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आयोटा, यानी कि माइनस का आयोटा साइन थीटा, तो अंश में क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब ये आपको डिजायर्ड फॉर्म दिख रहा होगा, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई की पावर आयोटा थीटा होता है, और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है। जस्ट उसका कॉन्जुगेट है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का कॉन्जुगेट ही होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो अगर वो ई की पावर आयोटा थीटा है तो ए की पावर माइनस आयोटा थीटा होगा। क्लियर है? तो वो डिजायर्ड फॉर्म के रूप में दिखने हमको शुरू हो जाएगा। वही चीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आयोटा कॉमन निकाल लो, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे। आप यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लेते, आपका बचता है कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ से 1 अपॉन आयोटा बचता, तो वही सेम चीज़ हमको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ से कॉमन निकालिए। देखिए मेथड नंबर 2, देखिए एक्चुअली कोई मेथड नहीं है, सिंपल सा बात है कि आप फर्स्ट मेथड से करिए, सेकंड मेथड के आंसर सेम ही आने वाला। लेकिन क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का अप्रोच है, अगर कोई ये डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है इसको समझने में, अगर वो ये नहीं निकाल पा रहा है तो इसके आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो क्या करेगा इसके आगे, आपको समझ नहीं आएगा उसको कुछ। इसलिए अगर वो शुरू में आयोटा से डिवाइड कर देगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, या आयोटा कॉमन निकाल लेगा, तब उसका जो डिजायर्ड फॉर्म जो कि वो ध्यान में रखा हुआ है उसका यूज वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे डिजायर्ड फॉर्म नहीं है हमारा। अब देखिए, अगर आप आयोटा कॉमन निकालेंगे, देखिए बाहर में क्या है, बाहर में है ई की पावर 2m आयोटा थीटा इनटू जो न्यूमरेटर में बचेगा कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बचेगा, अपॉन में जो डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बचेगा। इसकी पावर क्या है, यम। ये चीज़ समझ में आई आपको नहीं? देखिए, जब यहाँ से आप आयोटा कॉमन निकालेंगे तो कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन आयोटा बचेगा, या यहाँ से देख लीजिए आप आयोटा कॉमन निकालेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आयोटा बचेगा। 1 अपॉन आयोटा यानी माइनस आयोटा, तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यहाँ पे बच जाएगा। आयोटा निकालेंगे कॉमन तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आयोटा, चूँकि आयोटा कॉमन निकाल चुके हैं, इसमें आयोटा था नहीं तो आयोटा से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो माइनस का 1 अपॉन आयोटा यानी आयोटा, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए जो ये वाला टर्म था, जो इसका न्यूमरेटर का टर्म था, वो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये बनाएगा ई की पावर आयोटा थीटा, तो ई की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा यहाँ पे हो गया। ये पॉइंट को समझिए, ई की पावर 2m आयोटा थीटा है, इंटू यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बन गया, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और जो डिनोमिनेटर में बन गया ई की पावर आयोटा थीटा, इसकी पावर क्या है यम। अब इसको समझिए आप, बारी बारी भी हम से यम पावर में लगा सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसको एक इसका रिजल्टेंट लिख दें, यानी ई की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा, उसका पावर यम लगा दें, या आप डायरेक्टली यहाँ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर यन में भी वैलिड रहता है हमारा क्या, डी मोवेयर थ्योरम, उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो सब करने में आपको कई सारा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, उसको लिखने की बजाय हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको बड़ा सा एक्सप्रेशन नहीं लिखना है। अगर आप यहाँ पे यम करते तो कॉस ऑफ यम थीटा माइनस आयोटा साइन यम थीटा लिखते, फिर कॉस ऑफ यम थीटा प्लस आयोटा साइन यम थीटा लिखते। तो अब जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको ये समझ में आने लगेगा कि हमको किस फॉर्म से जाना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा, ये क्या बना देगा, ऊपर में जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा यानी ई की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा, इसकी पावर यम यानी ई की पावर 2m आयोटा थीटा। देखिए ई की पावर 2m आयोटा थीटा इंटू ई की पावर माइनस 2m आयोटा थीटा। इतना पॉइंट क्लियर है, क्या मिल जाएगा हमको, आंसर 1। डन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। दो मेथड्स हम लोग देखे हैं, एक्चुअली में दोनों मेथड सेम ही हैं, बट जो अप्रोच है दूसरे मेथड की वो ये है कि अगर हम डायरेक्टली साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा को देखने में थोड़ा दिक्कत फील कर रहे हैं तो इस अप्रोच से हम जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला अप्रोच हमारा वेल नोन अप्रोच होता है। क्योंकि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये तो दिख ही रहा है हमको। अगर वो उस वाले में आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आप इस मेथड से जा सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, 20th नंबर का क्वेश्चन नोट कर देते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको क्वेश्चन को देख के। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, जो हम लोग PDF का लिंक हम डाले हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में, उस PDF में आपको क्वेश्चंस के बगल में एक रेड पेन से सर्कल बना के लिखा गया होगा यस या ओ। उसका मतलब है, यस का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और कहीं कहीं पे लिखा होगा MSQ। MSQ मतलब होगा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, उसका मतलब होगा एक क्वेश्चन का एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। ये क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से उसमें लिख रखे, जो बगल में लिखा होगा यस ओ MSQ करके, उससे आप उस क्वेश्चन का टाइप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन आंसर फाइंड आउट करना है और ऑप्शन मैच कराना है। देखिए ट्राई किए होंगे आप लोग, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है आपको और उसका मॉडुलस भी फाइंड आउट करना। अब देखिए आप इसमें वेरियस ऑफ अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। पहला तो मेथड ये हो सकता है, आपके पास जो जेड दिया गया है, आप क्या करिए, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो भी फॉर्म है पूरा सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, फिर स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद आपको उसका मॉडुलस भी मिल जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग सिंप्लीफाइड करने वाला तरीका देखेंगे, बट वो मेथड 2 में देखेंगे। मेथड 1 में देखिए आप बेसिकली सिंपली आप क्या करिए, प्रॉपर्टीज़ का यूज करिए, प्रॉपर्टी का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। मेथड 1 में हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, छोटा सा डिस्कशन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट उससे निकल के आता है, और वो कई जगह यूज होता है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहाँ भी यूज होने वाला है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 ये होगा कि आप प्रॉपर्टी का यूज करिए, क्या, यूज प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं उनका यूज करते हुए इसको सॉल्व करना। समझिए सिंपल सा बात है, आपके पास एक जेड दिया गया, उसका आपको एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। हम लोग जो भी एक प्रॉपर्टी देखे हुए हैं, जैसे कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की पावर n होता था, तो उसका जो हम लोग आर्ग्यूमेंट लिखते थे ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर n, एन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या Z1 अपॉन Z2 होता था तो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता था। अगर Z1 इंटू Z2 होता था तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया, एम्पलीट्यूड,
तो आपको एक बेसिक सा ये पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट पता है तो आप क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट इनफाइनाइट वैल्यू लेगा, एम्पलीट्यूड तो एक फिक्स वैल्यू लेगा -π से π के रेंज में। तो अगर आपके पास एक आर्ग्यूमेंट का वैल्यू है और अगर वो 0 से 180 के बीच में है तो आप डायरेक्टली उसको उसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। लेकिन अगर उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा है तब आप क्या कर सकते हैं, उसको एम्पलीट्यूड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन हम लोग अगर आर्ग्यूमेंट निकाल ले रहे हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और हमको जो प्रॉपर्टीज़ पता है वो आर्ग्यूमेंट को लेके पता है, एम्पलीट्यूड को लेके प्रॉपर्टी नहीं पता। हम लोग क्या देखे थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये अगर आर्ग्यूमेंट के टर्म में आप देखेंगे तो आपको कई बेनिफिट देगा, कोई दिक्कत नहीं। एम्पलीट्यूड के फॉर्म में देखेंगे तो आपको साथ में 2 के पाई ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग वो ना करने की बजाय सीधे आर्ग्यूमेंट देखते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट निकाल लिए तो हम एम्पलीट्यूड अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को आपके पास जेड दिया गया, आपको क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड चाहिए, तो आप आर्ग्यूमेंट निकाल लीजिए। आर्ग्यूमेंट निकालने के बाद उसको आप एम्पलीट्यूड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, अब ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी पावर 2 है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये बड़ा सा एक्सप्रेशन पूरा लिखने की बजाय हम डायरेक्टली पूरा इस बस ब्रैकेट में बना दे रहे हैं कि पावर 2। इतना पॉइंट समझ में आया कि ये कुछ नहीं, सिंपली जेड का हमको चाहिए एम्पलीट्यूड। अगर हम इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे तो हम उसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी एम्पलीट्यूड तो आर्ग्यूमेंट से पूरा रिलेटेड होता है। एम्पलीट्यूड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का जो वैल्यू -π से π के बीच में आएगा वही वैल्यू हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, या एम्पलीट्यूड हो जाता है। अब देखिए जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ इस पूरे बड़े से एक्सप्रेशन का आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ इसका स्क्वायर। अब देखिए ये तुमको फाइंड आउट करना। अब क्या लिख सकते हैं, हमको एक प्रॉपर्टी पता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन क्या होता है, एन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये प्रॉपर्टी पता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये बड़ा सा एक्सप्रेशन की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ ये बड़ा सा एक्सप्रेशन। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको हम ब्रैकेट में अभी एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, पूरा लिख नहीं रहे, पूरा लिखेंगे तो बड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसके लिखने की बजाय सिंपली ब्रैकेट बना दिए हैं, उसका मतलब इसके अंदर में बड़ा सा एक्सप्रेशन है। इतना पॉइंट क्लियर है आपको। अब समझिए ये प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव करके देखे थे, जैसे जेड अगर आप आर ई की पावर आटा थीटा लिखेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, थीटा है। अगर आप आर स्क्वायर कर देंगे या आर की पावर एन कर देंगे क्या हो जाएगा, आर की पावर सॉरी आप जेड की पावर एन करेंगे क्या हो जाएगा, आर की पावर एन ई की पावर आयोटा एन थीटा। तो उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो थीटा से एन थीटा पहुंच गया, तो सिंपली जो पावर में आता है वही उसके थीटा में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज़ तो हम लोग देख भी चुके हैं, डी मोवेर थ्योरम में भी तो यही देखे थे, यही तो होता था। तो वही चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। अब देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी 2 टाइम्स इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ ये बड़ा सा एक्सप्रेशन। अब देखिए इस एक्सप्रेशन का आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या चॉइस है, ये पूरे का आप मल्टीप्लाई कराइए, फिर एक रिजल्ट आपको मिलेगा, उसका आर्ग्यूमेंट आप लिख सकते हैं। वो वाला अप्रोच हम लोग सेकंड मेथड में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए चल रहे हैं। सेकंड मेथड में आपको प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी है, सेकंड मेथड आपको डायरेक्टली पुट कर देना है। क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हुए चले जाइए, उसके बाद आपको जो रिजल्ट फाइनली मिलेगा उससे आप आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करिए, प्रॉपर्टीज़ का यूज कीजिए। पहला प्रॉपर्टी का यूज क्या किया हम, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, ये पहला प्रॉपर्टी यूज हो गया। अब दूसरा तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, अब ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। अब समझिए हम लोग ये देखे हुए हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अगर आपके पास Z1 Z2 Z3 Z4 अपॉन में Z5 Z6 Z7 होगा तो सिंपली जो न्यूमरेटर में है वो सब ऐड होता जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट देखिए क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, ये एक Z1 है, ये एक Z2 है, ये एक Z3 है, ये Z4 है, Z5 है, Z6 है। अगर इन सबको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, इसका एक यूनिक, इसका एक अलग से क्या होगा, इसका मॉडुलस होगा यानी R1 ई की पावर आयोटा थीटा 1।
उसी प्रकार से इसका एक मॉडुलस होगा और इसका एक θ1 होगा, θ2 होगा, R2 की पावर आयोटा θ2। वैसे इसका एक मॉडुलस होगा और इसका एक आर्ग्यूमेंट होगा, यानी R3 की पावर आयोटा θ3। उसी प्रकार से इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। जब आप पूरे का आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 और माइनस का θ4 माइनस का θ5 माइनस का θ6। ये पॉइंट क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये 6 टर्म से बना हुआ बड़ा सा एक्सप्रेशन है। 3 टर्म न्यूमरेटर में है, 3 टर्म डिनोमिनेटर में है। आपको पूरे का निकालना है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये अगर पूरा Z1 है और अपॉन में Z2 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ पूरा न्यूमरेटर वाला टर्म माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर वाला टर्म। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर वाला टर्म के लिए आप समझेंगे तो न्यूमरेटर के टर्म क्या है, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर आप आर्ग्यूमेंट लेते हैं क्या हो जाएगा, सम हो जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड टर्म प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ थर्ड टर्म। उसी प्रकार से आप माइनस कर देंगे बीच में, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहा है। इतना पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ रहा है? इसका सबका प्रूफ हम लोग देख चुके हैं। होता कैसे है, जब आप इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो R1 की पावर आयोटा θ1, इसका R2 की पावर आयोटा θ2, इसका R3 की पावर आयोटा θ3, इसका R4 की पावर आयोटा θ4, उसी प्रकार से R5 की पावर आयोटा θ5 और R6 की पावर आयोटा θ6। तो ओवरऑल θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 माइनस का θ4 माइनस का θ5 माइनस का θ6, ये इसका हमारा जो रिजल्टेंट है आर्ग्यूमेंट का वो आता है। इतना पॉइंट क्लियर है? अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 3 प्लस 4 आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड टर्म, ये भी लिख सकते हैं, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ थर्ड टर्म, और जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस हो जाएगा, माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर का सेकंड टर्म माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर का थर्ड टर्म। इतना पॉइंट क्लियर है आपको? हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सिंपली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं और ये हम लोग फाइनली पहुंच गए। ये ब्रैकेट में हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ फिर से आप लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा लिखने में ही। केवल यही पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखने लगते हैं तो आपको 1 मिनट लग जाता है। उसको करने की बजाय हम डायरेक्टली इस प्रकार से लिख दे रहे हैं। अब हम सिंपली उसका आर्ग्यूमेंट लिखने वाले हैं। ध्यान से देखिए क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z 2 टाइम्स तो है ही, ध्यान से समझिए। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 3 प्लस 4 आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, tan इनवर्स 4/3, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 3 एक्स एक्सिस में चल रहा है, 3 रियल एक्सिस में चल रहा है, 4 इमेजिनरी एक्सिस में चल रहा है, तो tan इनवर्स 4/3 इसका क्या है, आर्ग्यूमेंट है। एक्चुअल में इसका आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स 4/3 प्लस 2 पाई है, लेकिन अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं। चूँकि समझिए, अगर इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे लिखेंगे और इसका भी लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे, सबका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखने से हमको इस जेड का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इन सब में कहीं मान लीजिए पाई आ गया तो 2 बार पाई जुड़ गया तो 2 पाई हो सकता है, 2 पाई प्लस हो गया मान लीजिए, तो वो माइनस पाई से पाई के रेंज के बाहर जा सकता है। बाहर में 2 भी मल्टीप्लाई होने वाला है, वो माइनस पाई से पाई के रेंज के बाहर जा सकता है। इसलिए हम लोग इसका आर्ग्यूमेंट लिखे हुए हैं। अगर बाहर चला भी जाएगा तो उसको हम एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो भी तो एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की बहुत सारी वैल्यूज में से वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन का एक एंगल है। अब देखिए tan इनवर्स 4/3। अब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड टर्म यानी 1 प्लस आयोटा, ये क्या है, 1 है इसका रियल पार्ट और 1 है इसका इमेजरी पार्ट, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1 इसका क्या है, आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है, यानी tan इनवर्स 1 यानी π/4, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 प्लस √3 आयोटा यानी tan इनवर्स √3 में। ये तीनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, क्या होता है, tan इनवर्स y/x, यही तो होता है, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पे अल्फा ही के बराबर होता है, अल्फा हमारा tan इनवर्स y/x होता है। अब देखिए, यानी tan इनवर्स √3/1 यानी π/3, क्योंकि tan इनवर्स √3 यानी tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, π/3। अब माइनस होगा कौन सा, जो डिनोमिनेटर में टर्म है 1 माइनस आयोटा,
1 माइनस आयोटा का हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो 1 माइनस आयोटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब माइनस ऑफ अल्फा इसका हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है, माइनस का 45 डिग्री, तो एक माइनस पहले से ही लगा हुआ, क्या हो जाएगा प्लस का π/4 यानी 45 डिग्री। अब देखिए माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर का सेकेंड टर्म यानी 4 माइनस 3 आयोटा, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका एक्स पॉजिटिव है और वाई है नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स 3/4, और एक माइनस पहले से लगा हुआ है, क्या बना देगा इसको, प्लस बना देगा tan इनवर्स 3/4। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब 2 आयोटा है तो माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 आयोटा, ये ब्रैकेट में नहीं लिखे हैं, बाई डिफॉल्ट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 + 4 आयोटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + आयोटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + √3 आयोटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 - 3 आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 आयोटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 आयोटा क्या होगा, π/2। क्यों, क्योंकि ये है धनात्मक इमेजरी एक्सिस पर, तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, यानी कि माइनस का π/2। अब इसको समझिए आप, ये चीज़ समझ में आने कैसे लिख रहे हैं, 3 + 4 आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 लिख दिए, 1 + आयोटा का 45 डिग्री π/4 लिख दिए, 1 + √3 आयोटा का 60 डिग्री π/3 लिख दिए, और माइनस करते हैं इसका आर्ग्यूमेंट 1 माइनस आयोटा का, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, माइनस का 45 डिग्री, एक माइनस और लगाना है तो प्लस का 45 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ समझना है कैसे लिख रहे हैं। अब देखिए ये π/4, ये π/4 और ये π/4 क्या बनाएगा, π/2, और एक π/2 माइनस है, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। π/4 + π/4 यानी π/2, और π/2 माइनस π/2 कट जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स 4/3 + tan इनवर्स 3/4 हमको निकालना है, ध्यान से समझिएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है 2 × एक π/3 एंगल बच रहा है, प्लस tan इनवर्स 3/4 + tan इनवर्स 4/3, इतना पॉइंट समझिए। अब हमारे पास एक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होता है, उसी का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। अच्छा आप लोग बताइए एक चीज़, आपको ये पता होगा tan ऑफ a + b क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज़ तुमको पता है। tan a + b क्या होता है, tan ऑफ a + tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब देखिए जो tan इनवर्स 3/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यह एक एंगल है, इसको एंगल ही तो होना पड़ेगा, π/3 में एंगल ही तो जुड़ेगा, एंगल यहाँ पे जुड़ेगा, फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी एक एंगल ही हमको मिलेगा। समझिए tan इनवर्स 3/4 एक कोई एंगल बताएगा, क्यों, tan थीटा होता है कोई वैल्यू, अगर उस वैल्यू का हम इनवर्स ले लेंगे तो हमको थीटा मिलेगा ना। tan थीटा बराबर मान लीजिए 2 है, तो tan इनवर्स 2 यानी थीटा है, तो इसका मतलब होता है tan कितने डिग्री का मान 3/4 है, इसका मतलब है tan कितने डिग्री का मान 4/3 है। ये पूरे का मतलब यही है, देखिए समझ, tan कितने डिग्री का मान 3/4, ये वही एंगल है, ये एंगल है ए के बराबर, ये एंगल है बी के बराबर। ये पॉइंट क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आया, फिर से दिमाग लगाइए। ये एंगल है, ये है एक एंगल, क्योंकि tan इनवर्स 3/4, tan कितने डिग्री का मान 3/4 है, वो ए है, tan कितने डिग्री का मान 4/3 है, वो बी है। अब देखिए तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली ये चीज़ है, ये प्रॉपर्टी है, ये हमको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। प्रॉपर्टी जो है भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इस हिसाब से हम लोग का 2 × π/3 + tan इनवर्स 3/4 + tan इनवर्स 4/3 यानी a + b, पक्का। हम लोग उसको एक एंगल जैसा लिख दिए, मान लीजिए ये ए एंगल है और ये बी एंगल है, ठीक है। जहाँ पे हमारा ए क्या है, tan इनवर्स 3/4, एंड जो बी है वो क्या है, tan इनवर्स 4/3 है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा tan ए है वो क्या है, 3/4 है, एंड जो tan बी है वो क्या है, 4/3 है। तो आपको एक स्पेशल सा चीज़ देखने को मिलना चाहिए यहाँ पे, कि tan ए 3/4 है, tan बी 4/3 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है। ये दिख रहा है कि नहीं आपको,
देखिए आप tan a और tan b का जब मल्टीप्लीकेशन कराएंगे आपको क्या मिलेगा, इंटू tan b इज इक्वल्स टू, मिल रहा है हमको 1, 3/4 इंटू 4/3 1 ही देगा। अब ये चीज़ हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट मिल गई है। अब जो पिछला फॉर्मूला लिखा गया था उस पर ध्यान से देखिए, tan ऑफ a प्लस बी है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan है tan b। यहाँ पे tan a tan b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जो डिनोमिनेटर का टर्म है 1 माइनस 1 यानी 0 बन जा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस 1, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ रहा है 0, ऊपर का टर्म बटे 0, इसका मतलब ये बनाएगा इनफाइनाइट। तो a प्लस बी को 90 डिग्री ही तो होना पड़ेगा। अब समझिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री या बराबर π/2। तो इस चीज़ को आप ध्यान से लिख दीजिए, नोट पॉइंट करके हम लिख देते हैं, इफ tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू 1 देन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर tan a इंटू tan b का वैल्यू 1 है तो a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 90 डिग्री या π/2। अब यहाँ पे समझिए, तो एक्चुअल में a और b में से कोई एक 90 डिग्री ना हो, a और b हैं, कोई एंगल जीरो नहीं होना चाहिए इसमें, a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर आएगा, कोई एंगल अपने आप में जीरो नहीं होना चाहिए, या 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक जीरो हो जाएगा दूसरे को 90 डिग्री होना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो कम से कम a प्लस बी 90 डिग्री मतलब मान लीजिए एक 45 डिग्री है, दूसरा भी 45 डिग्री है, या फिर एक 60 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है। ये फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ पे सेटिस्फाइड हो ये ज़रूरी नहीं है। हम एक बात बोल रहे हैं, a प्लस बी का मान 90 डिग्री होना चाहिए और tan a इंटू tan b 1 आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप a को कुछ भी लीजिए, b को कुछ भी लीजिए, लेकिन अगर tan a इंटू tan b 1 आ रहा है तो a प्लस बी को 90 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी। इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, सिंपल सा इसका यूज करना है। समझ, आपके पास अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो आप ये बोल सकते हैं tan इंटू tan b 1 है। a प्लस बी 90 डिग्री आपको दिख रहा है, समझ लिया आपके पास इस प्रकार से एक्सप्रेशन लिखा हो, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ऐसे करके लिखा हुआ है, और tan 89 डिग्री तक जा रहा है। तो आप tan 89 डिग्री इंटू tan 1 डिग्री, इनको क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का एंगल क्या 90 डिग्री है। वैसे tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी tan 88, हाँ सही है, tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इनका जो एंगल का जो सम है वो क्या 90 डिग्री है। इस प्रकार से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो क्या हो गया, 2 टाइम्स π/3 प्लस a प्लस बी था, वेरिएबल a प्लस बी का वैल्यू को क्या मिलेगा π/2। तो π/3 प्लस π/2 यानी 5π/6 इंटू 2 यानी 5π/3। अब समझिए 5π/3 का मतलब क्या है, 300 डिग्री। अब 300 डिग्री है तो 300 डिग्री मतलब ये आर्ग्यूमेंट है, बट ये क्या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है क्या, नहीं है। ये हमारा इन जनरल आर्ग्यूमेंट होता है, ये सॉरी इन जनरल नहीं, एक आर्ग्यूमेंट है जो कि लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट इसको बोल सकते हैं, बट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं बोल सकते। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -180 से 180 के बीच में आनी चाहिए, बट इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए ये क्या है, रियल एक्सिस है, इमेजरी एक्सिस है। 300 डिग्री का मतलब क्या है, कि कहीं यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक आया है, क्योंकि 270 से ज़्यादा है। ये 270 डिग्री इस पे आएगा, इस पे आएगा 90, इस पे 180, इस पे 270, इस पे 360 आएगा। अब 300 डिग्री हम घूम चुके हैं। अब चूँकि प्लस का आ रहा है, आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है प्लस का 300 डिग्री, यानी 300 डिग्री हम इस प्रकार से घूम चुके हैं, और पूरा 360 होता है, ये कितना बचा 60 डिग्री। तो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस का 60 डिग्री या माइनस का π/3। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, पक्का। हम लोग को निकालना था एम्पलीट्यूड, हम लोग क्या किए, हम लोग सिंपली उसका आर्ग्यूमेंट निकाल लिए। हमको पता है कि अगर हम आर्ग्यूमेंट निकाल ले रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। वही चीज़ का यूज़ हम लोग कर लिए, माइनस का 60 डिग्री आ गया, क्योंकि ये 300 डिग्री था, पूरा 360 होता है, तो 300 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था, इसका मतलब 60 डिग्री क्या है,
लेकिन हम ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, अगर आपके पास कोई थीटा एंगल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है तो 2 पाई माइनस थीटा क्लॉकवाइज होता है। अब 60 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब माइनस का 60 डिग्री। ये पॉइंट क्लियर है। अब हमको इसी क्वेश्चन में क्या करना है, मॉड जेड भी फाइंड आउट करना है। क्लियर। देखिए मॉड जेड के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा है, मॉड जेड हमको फाइंड आउट करना। अब फिर से आपके पास एक तरीका क्या है, सिंपली आप क्या करिए, उसको पूरे को एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप सिंपल सा पुट कर दीजिए, मॉड जेड मिल जाएगा। लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग पहला मेथड क्या है, यूज़ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी का यूज करते हम सॉल्व करना है। अब देखिए आर्ग्यूमेंट हम लोग निकालिए या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालिए, अब हमको मॉड जेड चाहिए प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। समझिए तो हमको क्या चाहिए, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसकी पावर 2 है, इसका निकालना है हमको मॉड्यूलस। समझ रहे हैं आप, हमको चाहिए मॉड्यूलस जेड का, और जेड है एक बड़े से एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर, ये वही बड़ा सा एक्सप्रेशन जो है उसका हमको चाहिए मॉड्यूलस। और हम लोग को प्रॉपर्टी पता है कि जेड की पावर एन का मॉड्यूलस आप निकालिए या इस बड़े वाले एक्सप्रेशन का मॉड्यूलस निकाल के आप होल स्क्वायर कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी है, आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए। जेड की पावर एन का जो मॉड्यूलस होता है वो मॉड्यूलस ऑफ जेड की पावर एन होता है। ये सिंपली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अगर जेड है आपके पास आर ई की पावर आयोटा थीटा, आप अगर आर की पावर जेड की पावर एन करेंगे तो आर की पावर एन ई की पावर आयोटा एन थीटा, तो उसका मॉड्यूलस आर की पावर एन आएगा। तो सिंपली आप जेड का मॉड्यूलस निकाल के यानी आर की पावर एन भी कर सकते हैं, आर की पावर एन है। ये चीज़ समझ में आई आपको, क्लियर है। वो प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कर लिए, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या होता है, जेड की पावर एन का मॉड्यूलस जेड की मॉड्यूलस की पावर एन। सिंपली ये चीज़ लिख सकते हैं। अब ये बड़े वाले एक्सप्रेशन का आपको चाहिए मॉड्यूलस। देखिए मॉड जेड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले एक्सप्रेशन का आप मॉड्यूलस करिए और उसका करा दीजिएगा स्क्वायर। अब बड़े वाले एक्सप्रेशन के लिए मॉड्यूलस निकालना है आपको, ध्यान से समझिए। अब आपको ये भी पता है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है, मॉड्यूलस Z1 इंटू मॉड्यूलस Z2, ये चीज़ आपको पता है ना। और मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2। तो वही चीज़ यहाँ भी है, जैसे हम लोग आर्ग्यूमेंट के केस में किए उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। आपको क्या चाहिए, इस पूरे एक्सप्रेशन का चाहिए मॉड्यूलस, फिर उसका आप करा देंगे स्क्वायर। इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ पूरे का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलस ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, तो मॉड्यूलस ऑफ समथिंग अपॉन मॉड्यूलस ऑफ समथिंग ही तो होगा, मॉड्यूलस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डिनोमिनेटर। और मॉड्यूलस ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 3 इंडिविजुअल टर्म का प्रोडक्ट है, पूरे का मॉड्यूलस निकालना है तो सबके इंडिविजुअल मॉड्यूलस से आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ये चीज हम लोग देखे थे, प्रोडक्ट का मॉड्यूलस मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये चीज हम लोग देखे हुए। ये सब चीज प्रूव कर सकते हैं सिंपल सा। आप इसको R1 की पावर आयोटा थीटा 1 मानिए, इसको R2 की पावर आयोटा थीटा 2 मानिए, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो R1 इंटू R2 बनेगा। अब उस पूरे का मॉड्यूलस लेंगे तो आप R1 R2 पाएंगे, या सिंपली इसका मॉड्यूलस लिख दीजिए R1 या इसका मॉड्यूलस लिख दीजिए R2, तो R1 इंटू R2 ये भी आने वाला। इतना पॉइंट क्लियर है आपको। अब देखिए उसी चीज़ का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 3 + 4 आयोटा का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 + आयोटा का मॉड्यूलस हो जाएगा √2, 1 + √3 आयोटा का मॉड्यूलस हो जाएगा 2। सिंपल सा बहुत, आप आसानी से खुद भी निकाल सकते हैं। 1 - आयोटा का मॉड्यूलस हो जाएगा √2, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी होता है मॉड्यूलस, और ये पॉइंट क्या 1, -1, तो 1, -1 की मूल बिंदु से दूरी √2, और 4 - 3 आयोटा का हो जाएगा 5 इंटू 2 का हो जाएगा 2 आयोटा का 2 ही हो जाएगा। अब इसका पावर हमको क्या करना है 2, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से 2, √2 से √2, यानी 1 का स्क्वायर बराबर 1। ये पॉइंट आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया ना, कितना आसानी से सॉल्व हुआ। ये मेथड हम आपको इसलिए बताए ताकि आपको एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता सकें कि अगर a + b 90 डिग्री है तो tan a tan b बराबर 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने के लिए हम पहला मेथड यूज किए। अब दूसरा मेथड आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्या करना है आपको, फिर से हम थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेक्चर और लंबा हो जाएगा। दूसरा मेथड आप लोग ट्राई कीजिएगा, हम हिंट देते हैं आपको क्या करना है। देखिए मेथड नंबर 2, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे नहीं करना है, क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई, ठीक है। फर्स्ट पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन फाइंड मॉड जेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड।
अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट निकाल लें तो आपको एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। समझ में आया? देखिए आप इस वाले मेथड 2 को आप समझा देते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। पहला मेथड आपको समझ में आया ना, क्या करना है? सिंपल सा है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते जाइए। तो आपको प्रॉपर्टी पे कमांड होना ज़रूरी है, इसलिए हम पहला मेथड बता दिया। आपको प्रॉपर्टीज़ पता चल गई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। अब समझिए क्या करना है आपको। दूसरा मेथड है आपको सिंप्लीफाई करना। देखिए हमको पता है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में हमको आयोटा का टर्म दिखता है तो हम उसको रेशनलाइज करके क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से आयोटा का टर्म हटाते हैं। तो वही चीज़ हमको यहाँ भी करनी है। सिंपली है 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा को हमको हटाना है तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा भी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा इंटू आप 1 प्लस आयोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2। तो ये टर्म आपको बना के देगा 2। और आप 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा करेंगे यानी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 1 माइनस 1 यानी 0 और 2 आयोटा, वो 2 आयोटा इस 2 आयोटा का कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली आपको देखो ओरली हम बता रहे हैं, आपको यही करना है दूसरे मेथड में। ये आपके लिए है, ये आपके लिए है क्या, होमवर्क। ठीक है, आपके लिए रहेगा होमवर्क है, आपको खुद ट्राई करना है। बस हम हिंट दे दे रहे, देख लीजिए 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करा दी, सॉल्व करा दी। सिंपली उसी प्रकार से आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा। अब इस 4 माइनस 3 आयोटा को भी आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि आयोटा का टर्म हमको डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। तभी तो आप उसको एक x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए 4 माइनस 3 आयोटा, अब 4 प्लस 3 आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा यानी 25। इसमें मेरा अब 4 प्लस 3 आयोटा जब ऊपर में मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको डिजायर्ड फॉर्म आपका देखने को मिलने लगेगा। कोई दिक्कत की बात है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरे वाले मेथड में आप प्रॉपर्टीज़ का यूज नहीं कर रहे हैं, दूसरे वाले मेथड में आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई करके फिर स्क्वायर करा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये मेथड आपको सॉल्व करना है। इससे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा एस ऑन 1 प्लस एन आयोटा, इसका वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर है। आपको फाइंड आउट क्या करना है 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू एस ओ 1 प्लस एन स्क्वायर। देखिए अब बहुत लोग तो चकरा ही जाएंगे ऐसा क्वेश्चन देख के, समझ नहीं आएगा उनको क्या करना है। थोड़ा दिमाग लगाइए, हमको क्या करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दिया क्या गया ऊपर में, अब उससे इसको रिलेट करना ही है हम लोग को, तभी हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए आपके पास है 1 प्लस आयोटा, अब कुछ थोड़ा रिलेट करने का कोशिश कीजिए। क्या हो जा रहा है 1 प्लस आयोटा कन्वर्ट हो जा रहा है 2 में, 1 प्लस 2 आयोटा कन्वर्ट हो जा रहा है 5 में, 1 प्लस 3 आयोटा कन्वर्ट हो जा रहा है 10 में, और 1 प्लस एन आयोटा कन्वर्ट हो जा रहा है 1 प्लस एन स्क्वायर में। थोड़ा दिमाग लगाइए क्या है। अब अगर आप इसका निकालेंगे मॉडुलस, क्या मिलेगा आपको, मॉडुलस इसका क्या मिलेगा 1 प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट, और ये 1 प्लस एन स्क्वायर दिया हुआ है। 1 प्लस आयोटा का अंडर रूट क्या मिलेगा आपको √2, उसका स्क्वायर दिया हुआ है। 1 प्लस 2 आयोटा का अंडर रूट दिया हुआ है, 1 प्लस 2 आयोटा है, इसका जब आप मॉडुलस निकालेंगे क्या मिलेगा आपको √5, उसी का स्क्वायर दिया हुआ है। 1 प्लस 3 आयोटा है, इसका जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा √10, उसी का स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, जो 2 है ये क्या है मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, नहीं समझ में आया। और ये मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर दिख रहा है। अब जो भी ये फॉर्म था, अगर आप इस पूरे फॉर्म का मॉडुलस निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर करा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यही चीज़ तो लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया। 1 प्लस आयोटा के मॉडुलस का स्क्वायर ये है, 1 प्लस 2 आयोटा के मॉडुलस का स्क्वायर ये है, 1 प्लस 3 आयोटा के मॉडुलस का स्क्वायर ये है, उसी प्रकार से 1 प्लस एन आयोटा के मॉडुलस का होल स्क्वायर ये है। तो इसके मॉडुलस का होल स्क्वायर ये होगा। सिंपल सा बात समझिए। मेथड 1 देख लीजिए, मेथड 2 में लोग दूसरा चीज़ देखेंगे। आपको सिंपली इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है
1 प्लस आयोटा के मॉड्यूलस का स्क्वायर 2 है, 1 प्लस 2 आयोटा के मॉड्यूलस का स्क्वायर 5 है कि नहीं। तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट टू का स्क्वायर 2। उसी प्रकार से 1 प्लस एन आयोटा का मॉड्यूलस क्या होगा, 1 प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट, और ये 1 प्लस एन स्क्वायर यानी उसी का स्क्वायर है। तो जो राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में सिंपली क्या हो गया, सबके मॉड्यूलस का स्क्वायर होता चला गया। उसी प्रकार से आपका राइट हैंड साइड का भी क्या हो जाएगा, उसके मॉड्यूलस का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस आयोटा बीटा के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपका आंसर है, एक लाइन में इसका आंसर आएगा। जो इस क्वेश्चन को पकड़ लेगा ना, उसको तुरंत ही आंसर आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको क्लिक करे, क्योंकि वैल्यू जो पूछ रही है ना 2 इंटू 5 इंटू 10, तो थोड़ा सा आपको डरा देगी, कैसे कहाँ से 2 इंटू 5 इंटू 10 आ जा रहा है। बट आप अगर थोड़ा कूल होकर सोचेंगे, आप 1 प्लस एन स्क्वायर पर ध्यान लगाइए, 1 प्लस एन आयोटा है, ये क्या हो जा रहा है, 1 प्लस एन आयोटा का जो मॉड्यूलस है 1 प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट है, उसी का स्क्वायर दिया हुआ। उसी प्रकार से हर टर्म के मॉड्यूलस का स्क्वायर दिया गया, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर ये, 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 तो इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर ही तो यहाँ पे आएगा। तो वही चीज़ ये हो गया, ये पॉइंट क्लियर है। मेथड नंबर 2 देखिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, अगर हम अल्फा माइनस आयोटा बीटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, सो 1 जाके 1 माइनस एन आयोटा बराबर अल्फा माइनस आयोटा भी हमको मिल जाएगा। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 2, यानी जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट यानी मॉड जेड स्क्वायर। तो वही चीज़ तो फिर से बन के निकलेगी। आप समझिए, आपके पास दिया हुआ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये दिया गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा सो 1 प्लस एन आयोटा। अगर आप अल्फा माइनस आयोटा बीटा फाइंड आउट करेंगे क्या मिलेगा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा सो 1 माइनस एन आयोटा। इतना पॉइंट क्लियर है। हम क्या किए, सिंपली उसका कॉन्जुगेट निकालें, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किए हैं, तो ये चीज़ मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट। अब दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा यानी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर अपने में आप भी -1 होता है यानी 2। या सिंपली ऐसे देखिए, जेड है, ये जेड का कॉन्जुगेट है, जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर, इसका मॉड जेड क्या है, √2 का स्क्वायर 2। उसी प्रकार से ये क्या दे देगा 5, और ये क्या देगा 10, सो 1 प्लस एन स्क्वायर। ये आपको आंसर मिल गया ना, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन हम नोट कर दे रहे हैं। ये समझ में आएगी नहीं आपको, सिंपली आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया था, आपको पूछ रहा था 2 इंटू 5 इंटू 10। अगर आपको डायरेक्टली दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिख गया तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। ये अप्रोच क्या है, सिंपली समझिए, 1 प्लस आयोटा है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर 1 माइनस आयोटा कहीं से हम जुगाड़ कर लें, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 आएगा, सही है। या 1 प्लस 2 आयोटा है, 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 आएगा। 1 प्लस एन आयोटा, अगर 1 माइनस एन आयोटा निकाल लें तो 1 प्लस एन स्क्वायर आएगा मल्टीप्लिकेशन कराने पे। तो उसी प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जल्दी क्लिक नहीं करेगा आपको। अगर आपको क्लिक कर गया तो तुरंत 1 सेकंड में आंसर आएगा, नहीं क्लिक किया तो आपको पेन उठाना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 22 नंबर का क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं, फिर आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हम नोट कर दिए। देखिए, तो जो आप PDF को अगर देखेंगे, PDF का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको ऑप्शन सभी मिल जाएंगे। इसमें ऑप्शन हम नहीं नोट किए हैं, ठीक है। ऑप्शन आप वहाँ पे देखिएगा, आप आंसर निकालिए, आंसर को मैच कराइएगा ऑप्शन से। जो इसके पहला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या आंसर आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग माइनस का π/3 निकाले, इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट। आप लोग आंसर मैच करा लीजिएगा। इसमें मॉड जेड बना रहा है, ये भी आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आंसर मैच करा लीजिएगा सॉल्व करने के बाद। उसी प्रकार से 22 नंबर के क्वेश्चन के भी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन आप लोग PDF में जाके देखिएगा, हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या करना है। देखिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा थीटा। हम लोग रियल पार्ट फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन देख चुके हैं, 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा था।
यहाँ पे 2-3 मेथड से सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे समझिए आप क्या कर सकते हैं। सिंपली अगर आप समझें तो ई की पावर आयोटा थीटा क्या है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही तो है। देखिए बुद्धिमानी से काम लेना पड़ेगा, आपके पास ये भी है एक्चुअल में ई की पावर समथिंग ये है, बट इसको आप कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ई की पावर आयोटा समथिंग नहीं है, ई की पावर समथिंग है, लेकिन जो पावर में है वो ई की पावर आयोटा थीटा है। इसको आप कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। लिख के देखिए, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पॉइंट समझ में आया आपको? अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये क्लियर है? पक्का? डन? देखिए इतना सही है ना। चूंकि ई की पावर आयोटा थीटा था, इसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखे। अब इसको ओपन कर दिए, ई की पावर कॉस थीटा इंटू ई की पावर आयोटा साइन थीटा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। हमको क्या फाइंड आउट करना है? रियल पार्ट। रियल पार्ट के लिए अगर आप एक्सपोनेंशियल टर्म में हैं तो आपके पास क्या चाहिए? रियल पार्ट के लिए आपको चाहिए, अगर ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म है तो आप ए को रियल पार्ट बोलते हैं, तो इसको भी अगर आप ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म कन्वर्ट कर देंगे तो आप उसको ए को ही रियल पार्ट बोल देंगे। उसी को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ई की पावर कॉस ऑफ थीटा इंटू अब ई की पावर आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? ई की पावर आयोटा समथिंग क्या होता है? कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग। तो ये भी हमारा क्या है? कॉस ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ साइन थीटा। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये हम क्यों लिखे समझ में आया आपको ना? ई की पावर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था, तो ई की पावर कॉस थीटा इंटू ई की पावर आयोटा साइन थीटा ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो बेस अगर सेम रहेगा तो जो घातें जुड़ जाएंगी, ई की पावर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। अब ई की पावर कॉस थीटा, इस एक्सप्रेशन को ओपन कर दिए। अब हमको फाइंड आउट करना है रियल पार्ट। रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या हो जाएगा? ई की पावर कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा प्लस ई की पावर कॉस ऑफ थीटा इंटू आयोटा है बाहर में, आयोटा साइन ऑफ साइन थीटा। अब आपको रियल पार्ट समझ में आ रहा है, ये इसका रियल पार्ट है ये टर्म, क्योंकि आयोटा वाला टर्म इसमें नहीं है, आयोटा वाला टर्म ये इसका इमेजरी पार्ट है। तो आपसे इमेजरी पार्ट भी पूछा जा सकता था। तो रियल पार्ट हमको क्या मिल गया? ई की पावर कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में आप मैच करा लीजिएगा, किस नंबर का ऑप्शन है? ई की पावर कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, ए ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिएगा आप लोग पीडीएफ में। तो समझ में आया ना क्वेश्चन? सिंपली आपको रियल पार्ट फाइंड आउट करना था इस एक्सप्रेशन का। अभी एक्सप्रेशन आपको देख के समझ में आना चाहिए, तुरंत ही क्लिक करना चाहिए। ई की पावर आयोटा थीटा, इसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। अब सिंपली इसको लिखने के बाद ई की पावर कॉस थीटा, ये कॉन्स्टेंट टर्म की तरह बाहर आ जाएगा। सिंपल सा बात है। अब समझिए, अगर आपसे इसका मॉडुलस पूछ रहा था तो मॉडुलस क्या आता? ई की पावर कॉस थीटा इसका मॉडुलस हो जाता, क्योंकि ये इस प्रकार से आर ई की पावर आयोटा अल्फा का प्रकार है। अब यही उसका मॉडुलस हो जाता, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको भी और ओपन करेंगे। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म है तो ए उसका रियल पार्ट है। तो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हम कन्वर्ट किए हैं और ए हमारा इसका रियल पार्ट हो गया और बी इसका इमेजरी पार्ट होगा। अगर इमेजरी पार्ट आपसे पूछा जाए तो क्या बोलते हैं आप? ई की पावर कॉस थीटा साइन ऑफ साइन थीटा। जो इसका रियल पार्ट क्या है? ई की पावर कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसको नोट करते हैं, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नोट कर दिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है? फिर आंसर को मैच कराइएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है? ट्राई कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हमको और दोनों ही क्या है? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? यहाँ पे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ और हमको एक चीज़ और दे रखा, मॉड जेड बराबर मॉड ओमेगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या? पाई। अब समझिए, सिंपल सा थोड़ा दिमाग लगाने का कोशिश कीजिए। आपके पास जेड है और मॉड जेड बराबर मॉड ओमेगा दे रखा, तो बेटर है कि हम लोग क्या यूज करें? इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करें, क्योंकि मॉड जेड सिंपली वहाँ पे आर होता है। अगर हम जेड को आर ई की पावर आयोटा थीटा 1 मानेंगे तो आर उसका बराबर है ओमेगा के मॉडुलस से। अगर हम लोग यहाँ पे इसका
कार्टेशियन फॉर्म यूज करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होगा, या अगर हम लोग इसका पोलर फॉर्म यूज करेंगे तो भी हम लोग को डिफिकल्टी होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली आप जेड को क्या मान लीजिए, मॉड ऑफ जेड ई की पावर आयोटा थीटा वन, जहाँ पे थीटा वन जेड का आर्ग्यूमेंट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ओमेगा को क्या मान सकते हैं, मॉड ऑफ ओमेगा ई की पावर आयोटा थीटा टू, जहाँ पे थीटा टू ओमेगा का आर्ग्यूमेंट है। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मॉड जेड बराबर मॉड ओमेगा, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। आप मान लीजिए दोनों वैल्यू आर हैं, सिंपल सा है, आर ई की पावर आयोटा थीटा वन है और आर ई की पावर आयोटा थीटा टू, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आपको दिया क्या गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, सॉरी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या है, पाई है, मतलब थीटा वन प्लस थीटा टू आपको दे रखा है पाई। अब आपके पास तीन एक्सप्रेशन है, एक ये आपको जेड और ओमेगा में रिलेशन निकालना है, सिंपल सा आप निकाल सकते हैं। आपको दो रिलेशन दिया गया, क्या, मॉड जेड बराबर मॉड ओमेगा, इसका यूज करके हम लोग ये बोल सकते हैं इसका मॉडुलस सेम है दोनों का, आर आर दोनों सेम है। और एक रिलेशन हमको दे रखा है कि यानी थीटा वन प्लस थीटा टू ये पाई के बराबर है। थीटा वन क्यों बोला है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा वन और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा थीटा टू। हम लोग एज्यूम कर लिए क्या, मॉड जेड बराबर मॉड ओमेगा दे रखा था, तो जेड को आप आर ई की पावर आयोटा थीटा वन मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें चाहिए, आप उसका मॉडुलस चाहिए और उसका आर्ग्यूमेंट चाहिए। मॉडुलस दोनों का सेम ही है और आर्ग्यूमेंट दोनों का अलग अलग है। मान लिया इसका आर्ग्यूमेंट थीटा वन, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा टू, और थीटा वन प्लस थीटा टू पाई दे रखा है, और यहाँ पे भी हम पुट कर दिए। अब ये चीज़ आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि जेड क्या है हमारा, जेड है हमारा आर ई की पावर आयोटा थीटा वन। हमको रिलेशन किसके बीच में निकालना है, ओमेगा के बीच में, और जो ओमेगा है या डब्लू है वो क्या है, उसमें ई की पावर आयोटा थीटा टू आ रहा, और थीटा वन प्लस थीटा टू पाई के बराबर है। तो थीटा वन को आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा वन लिख सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा पाई माइनस थीटा वन, कोई दिक्कत की बात नहीं। जेड क्या हो जाएगा, आर ई की पावर आयोटा पाई इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा वन, कोई दिक्कत की बात है इसमें, सॉरी ये थीटा वन नहीं थीटा टू है, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, थीटा वन की जगह पे पाई माइनस थीटा टू डाल सकते हैं, जो कि थीटा वन प्लस थीटा टू पाई है। मॉड जेड बराबर मॉड ओमेगा है, दोनों का मॉडुलस सेम है, तो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा वन जेड का मॉडुलस, जेड का आर्ग्यूमेंट सॉरी, और जो ओमेगा है या डब्लू है उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा टू डब्लू का या ओमेगा का आर्ग्यूमेंट है, और थीटा वन प्लस थीटा टू हमको पाई दे रखा है, उसका यूज करके हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब आर इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा टू ये क्या हो जाएगा, डब्लू का कॉन्जुगेट हो जाएगा, नहीं समझ में आपको, ध्यान से समझिए, ई की पावर आयोटा पाई है इंटू आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा टू। अब समझिए एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए, डब्लू क्या है, आर ई की पावर आयोटा थीटा टू, जब आप डब्लू का कॉन्जुगेट निकालेंगे, डब्लू बोलिए आप ओमेगा बोलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे क्या हो जाएगा, आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा टू, और वही वैल्यू यहाँ पे दिख रही है आपको, आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा टू, यही क्या है, डब्लू का है कॉन्जुगेट, और ई की पावर आयोटा पाई, ई की पावर आयोटा पाई को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई, यानी कॉस ऑफ पाई क्या होता है माइनस वन, साइन ऑफ पाई क्या होता है जीरो, यानी कि माइनस वन इंटू और डब्लू का कॉन्जुगेट, यानी माइनस का डब्लू का कॉन्जुगेट। इतना पॉइंट क्लियर है, बहुत सिंपल से आसानी से आंसर मिल गया। जेड बराबर माइनस का ओमेगा कॉन्जुगेट, ये किस ऑप्शन में आ रहा है, जेड बराबर माइनस का ओमेगा का कॉन्जुगेट, ये ऑप्शन करेक्ट है। डन। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आपके पास है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर और डब्लू कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का मॉडुलस सेम है और दोनों ही नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमको एक रिलेशन दे रखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है और आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्लू जो है, दोनों का सम जो है वो क्या है, पाई के बराबर है। आप इस प्रोसेस से जा सकते हैं, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। आपके पास कोई और प्रोसेस हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यूज कर सकते हैं, बेशक यूज कर सकते हैं, या आप इसको ना करके आप इसका पोलर फॉर्म भी लिख के कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में पोलर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम ही है, बट आप पोलर फॉर्म लिखेंगे आपको कॉस प्लस आयोटा साइन लिखना पड़ेगा, उसको लिखेंगे आप सिंपल ई की पावर आयोटा थीटा वन लिख सकते हैं। यहाँ पे ई आयोटा थीटा वन तीन टर्म लिखना पड़ा, वहाँ पे आप कॉस साइन आयोटा
थीटा, इतना बड़ा टर्म लिखना पड़ेगा। उसको लिखने की बजाय हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। दोनों का मॉड्यूलस सेम दिया गया था, आर्ग्यूमेंट का सम पाई दे रखा था, मॉड्यूलस सेम रख दिए और θ1 θ2 एज्यूम कर लिया आर्ग्यूमेंट, θ1 प्लस θ2 पाई दे रखा था। रिलेशन क्या चाहिए जेड और डब्ल्यू में, आप किसी एक एक्सप्रेशन को पकड़िए, आप इसको पकड़ सकते हैं, इसको किसी आप एक को पकड़ सकते हैं, क्योंकि जेड और डब्ल्यू में रिलेशन चाहिए, जेड को पकड़िए, सॉल्व कर दीजिए, θ1 की जगह पे पाई माइनस θ2 लिख दीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। दोनों के आर्ग्यूमेंट का सम पाई है, एक का आर्ग्यूमेंट θ1 मानेंगे आप, दूसरे का पाई माइनस θ1, एक का आप θ2 मान रहे हैं तो दूसरे का पाई माइनस θ1। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे अगर आपको डाउट होगा तो। कि आप डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको। वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, नोट कर देते हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आपके पास दिया हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड -2 - 3 आउटा इक्वल्स टू π/4 और हमको लोकस जेड का फाइंड आउट करना है। ऑल्दो हम लोग लोकस के लिए लास्ट में कुछ लेक्चर असाइन करने वाले हैं जिसमें हम लोग केवल लोकस का ही डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले आपको ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप बेसिक लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। लोकस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्लास में एक डिस्कशन किए थे क्या कि जेड माइनस Z1 का मॉड्यूलस R होता है, इसका मतलब Z की Z1 से दूरी है R, तो यह एक सर्कल को डिनोट करेगा जिसका सेंटर होगा Z1 और जिसकी रेडियस होगी R। इस प्रकार से एक सर्कल बनेगा और वहाँ पे x, y एक वेरिएबल पॉइंट होता है। ये सब डिस्कशन हम लोग किए थे, तो हम लोग लोकस वाले पार्ट में फिर से उसका डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे एक बार कर लिए तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, वहाँ पे फायदा होगा। वही चीज़ यहाँ पे है, आपको लोकस फाइंड आउट करना है जेड का। सिंपली जेड -2 - 3 आउटा दिया गया है, π/4 इसका आर्ग्यूमेंट दिया गया। अब आपको जेड का लोकस बताना है, जेड क्या क्या हो सकता है, तो दिमाग लगाइए। तो ये क्वेश्चन देखने में आपको सोचना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 4 स्टेप लिखने से पहले आप 2-3 स्टेप सोच लेना चाहिए आपको। क्वेश्चन देखिए सिंपल सा, π/4 दिया गया, इसका मतलब है जेड -2 - 3 आउटा का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है कि नहीं। और किस क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये पूरा जेड -2 - 3 आउटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना पड़ेगा। ये सब चीज़ अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं समझने के लिए। चूंकि हमको आर्ग्यूमेंट जेड -2 - 3 आउटा का क्या दे रखा है, π/4। अब इसका आर्ग्यूमेंट π/4 देख के हम यह बोल सकते हैं क्या कि जेड -2 - 3 आउटा क्या होगा, विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अगर आर्ग्यूमेंट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड -2 - 3 आउटा का π/4 है, तो आर्ग्यूमेंट π/4 प्लस का किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में तो आता है, यानी 45 डिग्री का एंगल है, जो कि इसका आर्ग्यूमेंट है या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है। अब जेड -2 - 3 आउटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और हमको जेड का लोकस चाहिए। जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई तो होता है, ध्यान से समझिए, एक्स प्लस आयोटा वाई -2 - 3 आयोटा। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके x -2 लिख सकते हैं प्लस आयोटा टाइम्स y -3 लिख सकते हैं। अब यहीं पे आप थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचते हुए क्या, आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड -2 - 3 आउटा है π/4। इसको देखकर हम लोग यह बोल सकते हैं कि जो जेड -2 - 3 आउटा है वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट π/4 है, यानी 45 डिग्री का आर्ग्यूमेंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर जेड -2 - 3 आउटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड -2 - 3 आउटा का रियल पार्ट भी पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होगा। इसमें कोई शक की बात है क्या, नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रह जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए उसका रियल पार्ट और साथ साथ में उसका इमेजिनरी पार्ट दोनों ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं होनी चाहिए। समझ में आया। अब देखिए क्लियर है इतना। अब देखिए कि उसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे रियल पार्ट है x -2, तो x -2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा कि नहीं,
क्योंकि अगर x माइनस टू नेगेटिव हुआ तो x माइनस टू क्या है, वो इस z माइनस टू माइनस थ्री आयोटा का ही रियल पार्ट है। अगर इसका रियल पार्ट नेगेटिव होगा तो ये तो चला जाएगा हमारा सेकंड, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में ना। ये हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए। तो x को ग्रेटर देन 2 होना पड़ेगा और y को ग्रेटर देन 3 होना पड़ेगा, तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 2, y मस्ट बी ग्रेटर देन 3। समझ में आया? इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर इक्वल हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 तो 0 बन जाएगा प्लस आयोटा 0। अगर y भी 3 हो गया तो 0 प्लस आयोटा 0, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाएगा तो उसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता है, हम लोग देख चुके हैं। अगर ये 2 हो गया और ये y 3 के बराबर नहीं है तो भी हमारा इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर 0 है, ये 0 नहीं है, मान लीजिए y क्या है 4 है, तो आयोटा 1, तो आयोटा 1 यानी इसका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी पाई बाई 2। तो x को भी 2 से बड़ा होना पड़ेगा, y को भी 3 से बड़ा होना पड़ेगा, और 2 के बराबर 3 के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए 2 और 3 पे बबल लगा हुआ है। आप ऑप्शन में देखिएगा, जो हम PDF आपको अवेलेबल कराए हैं उसमें ध्यान से देखिएगा, 2,3 पर बबल लगा हुआ है। अब ये देख के आपको समझ में आना चाहिए वास्तव में आप क्या कर सकते हैं। इसका लोकस फाइंड आउट करने के लिए अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ही चालाकी कर देते तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, बट उस हिसाब से ऑप्शन ही नहीं सेट है कि आपका गलत हो जाए। अगर उस हिसाब से ऑप्शन सेट होता आप क्वेश्चन गलत कर जाते। अगर हम क्वेश्चन बनाते इसको तो आपके लिए एक अलग से ऑप्शन सेट करते जिसमें आप गलती करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं है। आप सिंपली ये देख रहे हैं कि पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को होना पड़ेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को होना पड़ेगा तो उसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में उसका इमेजरी पार्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो रियल पार्ट है x माइनस 2, पॉजिटिव होने के लिए x ग्रेटर देन 2, इमेजरी पार्ट है y माइनस 3, इसको पॉजिटिव होने के y ग्रेटर देन 3। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब किस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, इसी में तो हो रहा है, क्योंकि देखिए 2,3, इसका मतलब ये एरो बनाने का मतलब है, लोकस मतलब ये है, तो ये लोकस है इसका, ये एरो इधर चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब है रियल पार्ट इसका 2 से कम हो सकता है, इस ऑप्शन का मतलब यानी गलत है। यहाँ पे इमेजरी पार्ट भी 3 से कम नहीं हो सकता, जो कि 2 और 3 से बड़ा ही होना चाहिए। रियल पार्ट को 2 से बड़ा, या x माइनस 2 को 0 से बड़ा, या x को 2 से बड़ा, और y को 3 से बड़ा। हमको लोकस किसका बनाना है, z का। ये z का लोकस दिया हुआ है। z का लोकस का मतलब होता है x और y में रिलेशन, किस प्रकार से हमारा z मूव करने वाला है। तो z इसी प्रकार से मूव करेगा, क्योंकि इस प्रकार से मूव करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि 2 से बड़ा होना चाहिए x का मान, y का मान 3 से बड़ा होना चाहिए। ये x, y है यानी 2,3 है, तो 2,3 से तो कम हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हालांकि टेढ़ा ही चल रहा है। तो x ग्रेटर देन 2 चाहिए, यहाँ पे क्या है, x निगेटिव में पहले से ही है, x ग्रेटर देन 2 चाहिए, x नेगेटिव में पहले से ही है, गलत हो गया, ये सही होगा। क्योंकि यहाँ पे 2,3 से बड़ी सारी वैल्यूज ले रहे हैं। क्योंकि ध्यान से समझिए, ये केस है, ये केस है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2,3 एक पॉइंट है, ये इंक्लूडेड नहीं है, बट जब x 2 से बड़ा होगा यानी यहाँ कहीं होगा, इस वाली इधर साइड भी इस रेंज में होगा, पेंसिल से बनाते हैं ध्यान से, ये वाले रेंज में होगा, और ये हमारे डिजायरेबल रेंज है, ये हमको डिजायर्ड है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए और y की वैल्यू 3 से बड़ी चाहिए, यानी ये वाला डिजायर्ड रेंज है, यही पॉसिबल है। लेकिन इस केस में क्या है, जो एरो का डायरेक्शन देख के आपको समझना पड़ेगा कि x की वैल्यू को 2 से कम ले रहा है, वो ये x की वैल्यू को 2 से कम ले रहा है और y की वैल्यू को 3 से कम ले रहा है, ये डिजायर्ड नहीं है, इसमें भी डिजायर्ड नहीं है, इसमें डिजायर्ड नहीं, ये डिजायर्ड है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए कोई गलती ये कर सकता था, जैसे उसके पास ये चीज़ आया तो या ये यहाँ तक पहुँचा, वो देखिए आप क्या कर सकता था गलती, आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 2 प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 3 ना, वो लिखेगा, उसको पाई बाई 4 दिखेगा। अब उसको ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, चलो ये भी ठीक है, तो वो क्या करेगा, tan इनवर्स y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 लिखेगा। उसको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर भी वो गलती करेगा, हम बता रहे हैं कैसे गलती करेगा। अगर ऑप्शन में
उस हिसाब से सेट किया गया होता तो वो गलती कर देता। ठीक है, अब देखिए कैसी गलती कर सकता था वो। ये तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वो जो भी निकालेगा बिल्कुल गलती नहीं है उसमें, लेकिन वो गलती कहाँ पे करेगा, इसको लगाएगा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस लगाना भी गलत नहीं है, गलती वो कहाँ पे करेगा हम आपको दिखाते हैं। सिंपली आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है जेड माइनस 2 माइनस 3 आउटा का। जेड को आप एक्स प्लस आउटा पुट करिए, एक्स और वाई में रिलेशन निकालेंगे, आपको उसका लोकस मिल जाएगा। एक्स और वाई में रिलेशन निकालना ही है हमको। अब देखिए tan इनवर्स y माइनस 3/x माइनस 2 इक्वल्स टू π/4 है, तो क्या करेगा y माइनस 3/x माइनस 2 को क्या लिख देगा, tan ऑफ π/4, क्योंकि दोनों साइड में अगर tan लेंगे तो tan π/4 यानी 1, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, आप x माइनस 2 को इधर भेज दीजिए, x माइनस 2, तो y आपको क्या मिल गया x प्लस 1 ना। यहीं पे वो गलती कर देता, ये निकाल देता, कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालने में उसको कोई भी समस्या नहीं होती, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन वो गलती कहाँ पे करता, वो अपना एजम्पशन भूल जाता क्या कि x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y माइनस 3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अगर यहीं पे कोई ऑप्शन मान लीजिए डी ऑप्शन ना होके यहाँ पे एक लाइन बनी होती y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, यानी इस प्रकार से अगर ऑप्शन बना होता, ध्यान से देखिए, अगर इस प्रकार से एक ऑप्शन बना होता, ये वाला, अगर ये ऑप्शन बना होता ये, तो वो इसको टिक लगा देता अगर इस अप्रोच से जाता। तो जो ये अप्रोच है ये गलत है। ठीक है, ऑल्दो जो ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 निकाल रहे हैं सही है, बट इसमें कंडीशन है क्या कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और y की वैल्यू 3 से बड़ी है, तब ये सेटिस्फाइड है। यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, ये मिस्टेक को आपको अवॉइड करना। पॉइंट क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, डन, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। हम लोग इस अप्रोच से जाके डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन को देख के हमको बोलना था। अगर ऑप्शन में इस प्रकार से ग्राफ बने हुए होते तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये अगर कहीं ऑप्शन में क्या बना होता, मान लीजिए वाई स्क्वायर टू एक्स प्लस 1 बना हुआ है, या वाई स्क्वायर टू एक्स प्लस 2 का एक नया ग्राफ बना दिया जाता, वाई स्क्वायर टू माइनस एक्स प्लस 3 का ग्राफ बना दिया जाता, इस प्रकार का ग्राफ बना दिया जाता, तो आपको ये मेथड फॉलो करना ही पड़ता, ये वाला मेथड। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि x ग्रेटर देन 2 है, y ग्रेटर देन 3 है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z माइनस 2 माइनस 3 आउटा, इसका आर्ग्यूमेंट π/4 है, तो π/4 आर्ग्यूमेंट करने के लिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना पड़ेगा, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव होगा और इसका इमेजरी पार्ट भी पॉजिटिव होगा। रियल पार्ट को पॉजिटिव करने के लिए x को 2 से बड़ा होना पड़ेगा, इमेजरी पार्ट को पॉजिटिव करने के लिए y को 3 से बड़ा होना पड़ेगा। ये कंडीशन के साथ भी हम लोग क्वेश्चन में उतर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। तो आज कई सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 24 के आगे 25, 26, 27 इस टाइप से क्वेश्चन देखने वाले हैं। 24 तक आपको कर लेना है अच्छे से, और जो PDF प्रोवाइड किए उसमें आपको 35 नंबर तक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, वो PDF आप लोग रिफ़र कर सकते हैं, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप देखिएगा डिस्कशन के तौर पे। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो कि उसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अभी देखिए आपको क्या कर रहे हैं हम, अभी के लिए सिंपली कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें जिससे आपका कमांड आ जाए। उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें जो कि एडवांस के टक्कर के क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत गजब के क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर के भी एडवांस के क्वेश्चन लेके आएंगे, तब आपको ये सब प्रैक्टिस काम में आएगी। जो प्रॉपर्टी को यूज़ करने का प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पे कर चुके हैं, वो आपको वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।